नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको एकेएस यूनिवर्सिटी में लागू करने का प्रयास जारी है। ये कहना है एकेएस यूनिवर्सिटी के प्रो कुलपति है हर्षवर्धन श्रीवास्तव का। साथ ही उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट पर काम किया जा रहा है ताकि शिक्षा मिलने के साथ स्टूडेंट्स को रोजगार मिल सके। इन्हीं विषयों पर स्वदेश न्यूज ने एकेएस यूनिवर्सिटी के प्रो कुलपति हर्षवर्धन श्रीवास्तव से खास बातचीत की। हमारे यहाँ बहुत पुरानी प्राचीन लोग किंवदंती या कहते हैं कि सलाह देते हैं कि यदि किसी घड़े को शेप देना है तो जब वो बिल्कुल मुलायम हो उसका मिट्टी, तभी कुम्हार के हाथों में देना चाहिए तो घड़े को प्रॉपर शेप मिल जाता है। एकेएस यूनिवर्सिटी सतना को ही ऐसा ही शेप दिया है उसके शिल्पी हर्षवर्धन श्रीवास्तव साहब ने, जो हमारे साथ हैं आज प्रो कुलपति एकेएस यूनिवर्सिटी सतना। सर, बहुत स्वागत है आपको समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे सतना एकेएस यूनिवर्सिटी में। ये हम लोग के लिए भी गौरव का विषय है कि चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी चाहते हैं और किस प्रकार से। जहाँ तक एकेएस यूनिवर्सिटी का सवाल है, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया है और बहुत लंबे समय किया है और यहाँ यूनिवर्सिटी में भी लगभग 10 साल से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो मुझे इस यूनिवर्सिटी में कार्य करने का अवसर यहाँ की यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने दिया, तो मुझे भी कुछ सीखने का भी अवसर मिला और कुछ बतलाने का भी अवसर मिला अपने अनुभव का। तो मैं ये कह सकता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में अभी बहुत सारी चीज़ें, प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोग विशेष तौर से जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको भी कैसे पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए, इस पर बहुत वर्कआउट हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे सेमिनार मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और वैसा ही एक सेमिनार हम लोग भी यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो मैं उसका एक सदस्य भी हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश की कोर कमेटी में भी हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया कि सरकार तो सजग है, लेकिन अभी अभिभावकों में, विद्यार्थियों में ऐसे बहुत सारे सम्मेलन की ज़रूरत है ताकि हम लोगों का माइंडसेट अभी ठीक कर सकें। अभी तक का परंपरा ये थी कि भारत में जो आज़ादी के बाद से कि सर्विसेज में केवल गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाती थी और सभी लोग चाहते थे गार्जियंस पे कि उनके बच्चे नौकरी में निकल जाए। लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें यह है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा। 50% हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए और थियोरेटिकल नॉलेज भी 50%। उस दिशा में एकेएस यूनिवर्सिटी कृत संकल्पित है और यहाँ पे बहुत सारे पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जा चुका है और हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया गया है। तो हम लोग भारत की NSDC जो है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें भी हमारा लगभग 17 सेक्टर में एक्टिव हमारा उनसे कोलैबोरेशन है और हम लोग न केवल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि मध्य प्रदेश शासन का जो डे NLEM प्रोग्राम है, अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें भी हमारा सतना, पन्ना, कटनी, रीवा और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पूर्व में चल चुका है प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभी भी चल रहा है। और इसी तरह से भारत सरकार के NSDC के भी पाठ्यक्रमों को भी हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट में प्रमोशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट सेल है उसमें लगभग 75-80% हम लोग प्लेसमेंट में कोशिश करते हैं कि बच्चों का प्लेसमेंट हो जाए प्राइवेट कंपनीज में, क्योंकि अब कंपनीज में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मुश्किल से 2-4% लोग रिक्रूट होते हैं। तो अधिकांश कंपनीज को प्रोत्साहित कर रही हैं और हम लोग के यहाँ कंपनीज आती भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी। तो उस दिशा में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी एक जो कमी है वो ये है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक समान मानने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं पहले से भी सोचता था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट नहीं होती, यूनिवर्सिटी इज अ यूनिवर्सिटी। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है वहाँ कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट नहीं जानी जाती। यूनिवर्सिटी हार्वर्ड तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट इट इज़ ए ऑटोनोमस बॉडी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी ऑटोनोमस बॉडी है। वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया किसी ने 2012 के आसपास इस्टेब्लिश हुई।
तो यूनिवर्सिटीज़ के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बजट का प्रोविज़न जो किया जा रहा है उसमें यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो एक साथ दृष्टिकोण अपनाने की अभी ज़रूरत है, जो अभी कमी महसूस कर रही है। एक लोन, सॉफ्ट लोन भी दिया जाता है, तो अगर यूनिवर्सिटी को अगर विकसित करना है, विद्यार्थी तो कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट का नहीं होता, विद्यार्थी होता, तो उस दृष्टि से जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, जो सीमेंट का हब है तो सीमेंट की इंडस्ट्री, आपका सीमेंट का कोर्स चल रहा है, माइनिंग का चल रहा है, उस दृष्टि से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो बजट का प्रावधान 6% से ज़्यादा, 6% तो मैक्सिमम होना ही चाहिए जो हमारे जीडीपी का, लेकिन इंडिया में अभी वो 2% और 2.5% के बीच में हो रहा है, रिसर्च में भी और एजुकेशन में भी। उसकी ज़रूरत है बढ़ाने की, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी एट पार ट्रीट करके सॉफ्ट लोन दे करके, कम लोन देकर, मतलब कम ब्याज दर पे भी लोन दिया जा सकता है, उससे बहुत अच्छा और डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी जो मध्य प्रदेश में प्रयास हो रहा है, वो चल रहा है, अच्छा है, संतोषजनक है, लेकिन अभी हमें बहुत सारे वर्ग, जैसा आप अभी संदीपनी में करना चाह रहे हैं उज्जैन में, मैं उस बात को वहाँ भी रखूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ का भेदभाव समाप्त करिए। सबसे पहला प्रायोरिटी, पहले जो यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है उसको आप इनकरेज करिए, और ये एकेएस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस न केवल मध्य प्रदेश रीवा डिवीज़न बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा ऑल ओवर इंडिया, आंध्र प्रदेश से भी बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि एक लोन देने की और जो अनुदान देने की प्रक्रिया है उसको और सरलीकृत करने की ज़रूरत है, ताकि यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ ग्रोथ हो और जो अच्छा काम कर रहे हो उनको और आगे बढ़ने दिया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियों से हमारा टाइप है, एमओयू है। अभी हम लोग पतंजलि से यूनिवर्सिटी से हमारा एमओयू हो चुका है। इसी तरह हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी हमारा प्रपोजल फाइनल स्टेज में है, यानी एमपी टूरिज़्म के कोर्स हम लोग संचालित करने वाले एकेएस यूनिवर्सिटी में। और ऐसे हमारे बहुत सारी जो कंपनियां हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उनसे भी हमारा टाइप है, और वो कोर्स भी हम लोग इंटर्नशिप में बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। निश्चित तौर पर हर्षवंत साहब, अनुभव के जिस माउंट एवरेस्ट पे आप हैं उसके अनुसार तो आपने बहुत वाजिब प्रश्न भी खड़े किए कि जो भी यूनिवर्सिटी है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब हिंदुस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए कर रहे हैं। आपने कहा समदर शिक्षा कुछ नहीं, प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं, तो सरकार यदि चाहे तो सरकार के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। निश्चित तौर पर आपने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, मध्य प्रदेश और ख़ास तौर पे हम जब अपने अंचल की बात करते हैं, विंध्य अंचल की, तो यहाँ पे और ज़्यादा निजी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी आनी चाहिए या प्राइवेट या अभी जो यूनिवर्सिटी यहाँ अभी ऑलरेडी संचालित हो रही है उन्हीं को पहले वेल इक्विप करिए, उनकी जो समस्याएं उनको हल करने का राज्य शासन को और केंद्र सरकार को, उस शिक्षा विभाग को, भारत सरकार का शिक्षा विभाग, वो मंत्रालय, उनको इसको प्रायोरिटी देना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, और उसी अनुसार जो भी बजट के प्रोविजंस है उसका सही उपयोग हो। आपने बताया कि आप एनईपी के जो ड्राफ्ट कमेटी है उसमें भी आप थे। ड्राफ्ट कमेटी में एनईपी की जो कमेटी बनी है या एग्जीक्यूशन की, उसमें हूँ मैं। उसमें क्या आपकी तरफ से क्या सुझाव? हमने तो समय समय बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि जैसे कि इंडस्ट्री एकेडमिया की मीट जब होती है, या एकेडमी इंडस्ट्री की आप समिट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर और उज्जैन में, और अभी जबलपुर में किया, तो हम चाह रहे हैं कि वो भी जो बैकवर्ड एरिया है, सतना है, जैसे रीवा है, यहाँ पे भी होना चाहिए। और इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का जब तक क्लोज लिंकेज नहीं होगा, हमें यह सब मालूम नहीं होगा कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बजाय हमें अभी भी, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 65% से ज़्यादा लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं, उस स्थिति में, मतलब जो एजुकेटेड है उनकी बात कर रहा हूँ, और वैसे तो 10% से ज़्यादा जो किसी देश की पॉपुलेशन अगर अनएम्प्लॉयड है तो वहाँ पर रिवोल्ट होने की संभावना होती है। अभी हमारी 9.2% है बेरोजगारी की दर, और वैसे जो एजुकेटेड है जो उनमें हमने बताया 65, लेकिन ओवरऑल जो है वो हमारी 9.2% है। तो अगर हमको उसको बैलेंस करना है तो हमको ये ज़रूरी है कि हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को भी क्या हो सकता है। ऑटोमेशन बहुत सरल है, उसमें बहुत कम मैन पावर से काम हो सकता है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा हमारी देश की सामान्य लोग जो हैं वो 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, उनको क्या हम किस प्रकार का लेबर इंटेंसिव टेक्निक से जोड़ सकते हैं, ऑटोमेशन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान में रख करके हमको अपनी टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन करना, दोनों में एक समन्वय होना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में। महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो हम चाह रहे हैं कि अभी भी लेबर
ओरिएंटेड भी हमको, क्योंकि 10th 12th पास आउट बच्चे भी बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो नहीं तो अपराध करेंगे। तो उनको ध्यान में रखकर हमको इंडस्ट्री का और जो एंसिलरी इंडस्ट्री है उसके साथ ही उसमें वर्क किस प्रकार का दे सकते हैं कॉमन आदमी को, उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तब समस्या हल होगी। कहते हैं ना कि एक जो अनुभव होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पकती रहती हैं, और जैसा हर्षवर्धन साहब ने कहा, उन्होंने बहुत सारी सलाह भी दी है, बहुत सारी चीज़ों पे आगाह भी किया है। मुझे लगता है कि इस माध्यम से सरकार और सरकारें जो सुन रही होंगी उनको कहीं ना कहीं अपने विषय में भी थोड़ा परिवर्तन करना होगा, और वो सोच भी, वो सुननी भी पड़ेगी, बातों को भी सुनना पड़ेगा। सर, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने यहाँ पे हम लोग का इंटरव्यू तो लिया ही, लेकिन आप इस यूनिवर्सिटी से भी परिचित होंगे, आप यूनिवर्सिटी विजिट भी करें। और यूनिवर्सिटी में बहुत हमारे मैनेजमेंट ने, विशेष तौर से हमारे प्रो चांसलर और उनके और चांसलर ने बहुत प्रयास किया है कि यहाँ पे वो सुविधा दें। चांसलर से स्कॉलरशिप भी दी जा रही है बच्चों को, यहाँ स्कॉलरशिप के अलावा भी और सुविधाएं दी जाती हैं। SC ST के बच्चों को जो शासन की नीति है उसके अनुसार उनको प्रायोरिटी पर उनको किया जाता है, और किसी विद्यार्थी को कंपेल नहीं किया जाता कि आप तुरंत फीस जमा करो, जो संभव होगा वो आप जमा करिए, और उसके बाद आपकी जब स्कॉलरशिप आ जाए तब आप जमा करिए। तो मतलब ये भी सुविधा दी जाती। बहुत से लोगों को, बच्चों को कंसेशन भी दिया जाता है फीस वगैरह में। तो ये यूनिवर्सिटी की पहचान है इसकी। तो ये थे AKS यूनिवर्सिटी के दधीची के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको पता होगा महर्षि दधीची जो है, उन्होंने जब उत्थान की बारी आई या समाज के, तो उन्होंने अपने फ्लैश और ब्लड को दे दिया था। वैसे ही हर्षवर्धन साहब अपने अनुभवों के पूरा जो श्रृंगार है उसको दे रहे हैं, और AKS यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन आकाश के साथ सुनील दत्त तिवारी, AKS यूनिवर्सिटी, सतना।